दोस्तों, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। महाराजगंज की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। चुनाव पास आते ही हर दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है, लेकिन जनता के मन में कई तीखे सवाल हैं। गठबंधन का गणित क्या होगा? बी टीम के आरोपों में कितनी सच्चाई है? और क्या संगठन धरातल पर वाकई मजबूत है? आज इन तमाम सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम महाराजगंज के जिला अध्यक्ष सरवर खान साहब। खान साहब, सियासी अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपसे सवाल की तरफ आते हैं कि महाराजगंज जनपद में संगठन की स्थिति क्या है जनाब? महाराजगंज में हमारी जो है संगठन बूथ लेवल पे काम कर रही है और जनपद के सभी विधानसभा और ब्लॉक के अंदर जो है हम बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह जहाँ कहीं कमी है बचा हुआ है उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। जी जी। और जिस विधानसभा में आपकी चुनावी तैयारी है उस विधानसभा में संगठन की स्थिति क्या है? अभी कोई पर्टिकुलर ऐसा विधानसभा नहीं है कि बाकी अभी हम पूरे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा आते हैं, 5 विधानसभा में हमारी तैयारी चल रही है। जी जी। बाकी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा जी। कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे और किस सीट पे लड़ेंगे, ये प्रदेश नेतृत्व करेगा। बाकी हमारी जहाँ तक पर्सनली बात है तो हम अपनी तैयारी 319 पनेरा विधानसभा से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। जी, तीसरा सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं जनाब कि अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या आपके विधानसभा को उसे गठबंधन की सीट में शामिल किया जाएगा? देखिए, जनपद की हमारी पूरी टीम और विधानसभा की पूरी टीम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जनपद के अंदर कोई ना कोई सीट गठबंधन में शामिल किया जाए। जी जी। बाकी शीर्ष नेतृत्व का फैसला सर आंखों पे जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जी जी, हम लोग पार्टी के हर डिसीजन के साथ खड़े हैं। और एक ये सवाल आपसे और जानना चाहते हैं कि क्या गठबंधन के बाद भी क्या आप उस सीट से प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं? क्या इतनी तैयारी है आपकी जनाब? बिल्कुल, देखिए, कोई भी प्रत्याशी मैदान में जब आता है तो अपनी पूरी 100% कोशिश एफर्ट के साथ ही आता है और गठबंधन किससे होता है किससे नहीं होता है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और बात की बात है। बाकी हमारी तैयारी हर परिस्थिति और हर स्थिति के लिए है कि हमारी पूरी कोशिश है, महाराजगंज की पूरी कोशिश है कि अगर गठबंधन में भी अगर पार्टी आती है तो हम कम से कम ये कोशिश करें कि महाराजगंज जनपद से भी एक सीट या अधिक से अधिक सीटों को हम लोग जो उसमें शामिल करा सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक सवाल और है कि पिछले बार के चुनावी अनुभव आपका उस विधानसभा से कैसा रहा? अगर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी जनता के बीच तैयारी क्या है? देखिए, जनता के जो अब तक अगर आप माजी में अगर ये समदौरा विधानसभा हुआ करता था और मौजूदा समय में आज इसको पनेरा विधानसभा के नाम से जानते हैं। जी जी। तो देखिए, अगर जितने भी प्रत्याशी आए, जी, हकीकत यह है कि किसी भी प्रत्याशी का ताल्लुक इस विधानसभा से नहीं रहा। मैक्सिमम जो भी लोग आए जी और चुनाव तो लड़ते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं जी, लेकिन तमाम ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिनके प्रत्याशी आते हैं और चले जाते हैं जी, लेकिन यहाँ की जो जनता की मतलब मूल समस्या है, जो उसके दुख है, उन दुखों का कोई हल नहीं निकल पाता है जी, या उनके गम में कोई शरीक नहीं हो पाता है। लेकिन अल्लाह ने जितनी ताकत और कुव्वत बख्शी है, मजलिस जितनी मजबूती के साथ पूरे विधानसभा के अंदर जहाँ किसी का सुख दुख है वहाँ पे शामिल होने की कोशिश की जाती है और आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद अगर जनता ने अपनी दुआओं से नवाजा तो इंशाअल्लाह बेहतर किया जाएगा। सबसे बड़ा इस क्षेत्र का जो मुद्दा है पलायन है। जी जी। पलायन, कोई भी शख्स अपने घर को छोड़ करके, अपने बच्चों को, अपने बीवी को छोड़ करके बाहर के मुल्कों में जाना नहीं चाहता। जी जी, बिल्कुल। हमारे नेता, कोई भी अगर नेता यहाँ पे रोजगार के साधन फराहम किए होते जी जी, तो कोई भी शख्स बाहर की जिंदगी नहीं जाता। बिल्कुल सही बात। बाहर नहीं जाना पसंद करता। जी जी, बिल्कुल। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पनेरा विधानसभा के अंदर ऐसे
सिस्टम डेवलप किए जाए, ऐसे कारखाने लगाए जाए। जी जी जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात। बाहर के मुल्कों में जाकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने वालिदैन और अपने बच्चों के साथ रह करके अपनी मासी जिंदगी को इस अपने देश और अपने प्रदेश के अंदर गुजारने, अपने क्षेत्र के अंदर गुजारने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। अच्छा सरवर खान साहब, एक सवाल ये भी आता है कि अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो आप अपने जनपद में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और बगैर गठबंधन के आप कितनी दमदारी से चुनाव लड़ पाएंगे, इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, जहां तक मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये कितने सीटों पे लड़ना है, ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करे। जी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये लोग तय करेंगे और डिसीजन लेंगे, आखिरी फैसला उन लोगों का है। लेकिन हमारा जो जिला यूनिट है या विधानसभा, जो भी हमारे जिले की यूनिट है, जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सबकी ये ख्वाहिश, सबकी ये मंशा है कि हम जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर लड़ें। जी, और बगैर गठबंधन के आप कितनी दमदारी से चुनाव लड़ पाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं आप जनाब। मतलब गठबंधन नहीं होता है तो हर कार्यकर्ता, देखिए गठबंधन होना ना होना वो सेकेंडरी चीज है, उसके पीछे हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये है कि हर विधानसभा के जितने बूथ हैं, हर बूथ पे हमारे जो यूनिट डेवलप हो, हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहे, और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत हद तक हम उस पर कामयाबी भी पा चुके हैं। तो हमारा जो मेन चीज है, संगठन पे फोकस है कि संगठन को हम मजबूत करें और हर परिस्थिति और हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। जी, अच्छा सरवर खान साहब, एक सवाल ये भी आता है कि बीजेपी का बी टीम का आरोप जो लोग लगाते हैं आपकी पार्टी पर, लगता है कि आप इससे बचने का आपके पास क्या उपाय है? देखिए, जहां तक सवाल है, देखिए इल्जाम लगाना और इल्जाम को साबित करना है दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जिन सियासी जमात के लोगों ने इल्जाम लगाया, सबसे पहली चीज होती है कि आप किसी भी काम के लिए अगर बात कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब क्यों कर रहे हैं? आप सैलरी के लिए जॉब करते हैं। जी, अगर सैलरी न मिले तो क्या उस कंपनी में या उस इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप मतलब काम करते हैं, क्या आप वहाँ पे टिकेंगे, रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन सियासी जमातों ने बीजेपी का ए टीम, बी टीम, सी टीम, वो क्वेश्चन को भी किनारे करिए, ये लोग जिन मुद्दों पे वोट लेते हैं, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, क्या उन लोगों ने उसको हल किया? नहीं किया। नहीं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब कि अगर जितनी भी पार्टियां वजूद में आती हैं, किसी भी पार्टी पे बी टीम, सी टीम का इल्जाम नहीं लगता। लेकिन जब भी इस मुल्क के अंदर मिली क़यादतें वजूद में आती हैं, चाहे डॉक्टर फरीदी साहब का जमाना हो, चाहे डॉक्टर अयूब साहब का जमाना हो, चाहे डॉक्टर मसूद साहब का जमाना हो, चाहे मौजूदा वक्त में बैशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अगर बात की जाए, तो ये लोग इस पे बी टीम होने का इल्जाम लगाते हैं। अगर आप बैक में जाकर के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कहाँ से अलग हुई, बहुजन समाज पार्टी कहाँ से वजूद में आई? चाहे राजद हो, चाहे आपका तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार जी हो, ये सारे लोग कहाँ से निकल करके आए? अरविंद केजरीवाल कहाँ से आए? ये जितने भी सियासी जमातों को आप देखेंगे तो ये लोग कांग्रेस से मैक्सिमम पर, एक दो लोगों को अगर आप छोड़ देंगे तो मैक्सिमम लोग कांग्रेस से अलग होकर के अपनी सियासी जमातों को बनाया। तो आप जब सियासी जमात बनाते हैं तो सेकुलर वोटों में बंटवारा नहीं होता और आप बी टीम नहीं होते। लेकिन वही जब मिली क़यादतें वजूद में आती हैं तो एक सेट, मतलब माइंड सेट करने के लिए लोगों के दिलों में कि मजलिस जैसी या मिली क़यादतें मतलब मजबूत न होने पाए, इनका कोई अपना लीडर न होने पाए, एक स्टार्टिंग से ये तोहमत लगाने का काम किया जाता है। आप मुद्दों पे बात करिए ना। आपको किसने हक दिया कि आप पार्टी बनावा? आपको अगर जमहूरियत में, आपके हिंदुस्तान के आईन ने आपको अगर इस बात की इजाजत दिया कि आप सियासी जमात बना सकते हैं, तो क्या एक मुसलमान का बच्चा, एक मुसलमान का बेटा, एक आज हिंदुस्तान में हमारे बहिष्कार इतना कोई काबिल राजनीति में कोई नहीं है, तो क्या उन्होंने अगर सियासी जमात बनाया तो आप इस तरीके से इल्जाम लगाते हैं? रही बात इस प्रदेश की अगर बात करेंगे तो प्रदेश में 4 बार समाजवादी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की हुकूमत रही। इस मुल्क में कितने दंगे हुए, 70,000 से ज्यादा दंगे हुए। उन दंगों में किसके बच्चे मारे गए, किसके घरों को आग लगाया गया, किन लाशों पे
गोभी की खेतियां की गई जी, इन्हीं के तो दौर इक़्तिदार में किया गया। जी, मुजफ्फरनगर के दंगे को आज भी मुसलमान भूला हुआ नहीं है। जी, दूसरी बिल्कुल, बात, बिल्कुल सही अगर बात आप है। गुजरात के कातिल को कातिल कहते हैं, जी, गुजरात के कातिल को आप कातिल कहते हैं, तो जी, मुजफ्फरनगर के कातिल को आप कातिल क्यों नहीं कहेंगे? जी, तो ये इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, सामने से आप मुकाबला करिए। जी, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप मुकाबला करें, तो इस तरीके से बेबुनियाद इल्जाम लगाने का काम करते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए यदि इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे, अगली चुनाव की तैयारी करेंगे या फिर दूसरा विकल्प तलाश करेंगे? देखिए, जहां तक चुनाव में कामयाब होने और न होने का सवाल नहीं है, जी, सवाल सबसे बड़ी चीज है कि हमारी कोशिश। हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आवाम हमको कितनी दुआ से नवाजेगी, ये आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। ये जीत और हार का फैसला हम तय नहीं करते, आवाम तय करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जहां तक रही इस पार्टी में बने रहने के लिए, तो हम लोग कोई नेता नहीं है। हम लोगों को एक फिक्र है, जी, बिल्कुल, एक अपने आवाम की फिक्र है, मिल्लत की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, और उस सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, न कि विधायक, मंत्री और एमपी बनने का कोई शौक नहीं है। आवाम के मसलों को हल करने का शौक है। उनकी आवाज को आज कौन उठा रहा है? आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी 2000 से ज्यादा पार्टियां हैं, आपके मुद्दों पे कितने लोग बोले? अभी मदरसे को आतंकवाद का अड्डा कहा गया, मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। इस बयान का काउंटर किस सेकुलर जमात ने किया? किसी ने नहीं किया। तो आज अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि झूठी तसल्ली तो दिल तो बहल जाएगा, धुंधली सही एक सम्मा तो जल जाएगा। तो किसने सम्मा जलाने की कोशिश किया? तो बिला सुबह आप इस बात को आप रख सकते हैं, कह सकते हैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे वो उसका ताल्लुक मुसलमान से हो, चाहे दलित से हो, समाज के किसी भी वर्ग से अगर ताल्लुक है जिसके ऊपर जुल्म होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उनके साथ खड़ी रहती है। जी, अच्छा, एक अब बस आखिरी सवाल है आपसे कि एएमआईएम पार्टी से जुड़ने का मकसद और आपको कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं? देखिए, जहां तक वो बात पार्टी की विचारधारा, देखिए कोई भी शख्स आज की तारीख में, जी, हर आदमी की अपनी अपनी सियासी मफाद है या जाति मफाद है, तो हर आदमी अपने अपने मफाद के हिसाब से काम करता है। लेकिन जहां तक उसी समाज के अंदर आपको ऐसे भी मुखलिस लोग अगर माशरे में मौजूद है, वैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में जब से है, उस वक्त से हम लोग मजलिस के साथ लगे हुए हैं। तो हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम लोग विधायक बने, हम लोगों का मकसद ये है कि समाज के अंदर जो सबसे मजलूम आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसकी भी आवाज उठाई जाए, उसकी भी आवाज बनने की कोशिश की जाए। और सिर्फ सियासत ही मकसद नहीं है, लोगों के काम होने चाहिए, लोगों के मसले हल होने चाहिए, और उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक देखिए, पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है, और इस तहरीक के हम लोग हिस्सा हैं। हम लोग इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी पार्टी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जीतना और हारना वो अल्लाह के हाथ में, आवाम की मोहब्बत कितनी मिलेंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पार्टी वगैरह का ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग आज जीतेंगे तो पार्टी में रहेंगे, हारेंगे तो पार्टी में रहेंगे। हम लोग चाहे एक पार्टी उरूज पे रहे तो भी साथ है, पार्टी एकदम बिल्कुल आखिरी पायदान पे रहे तो भी हम पार्टी के साथ है, पार्टी के हर फैसले के हम साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर खान साहब, सियासी अड्डा से जुड़ने और इतने तीखे सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब देने के लिए। दर्शकों, राजनीतिक सिर्फ वादों और नारों का नाम नहीं है, ये जज्बात और जनता के यकीनी लड़ाई है। महाराजगंज की जनता इस बार किसे चुनेगी और किसे दरकिनार करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जनता अब सिर्फ बातें नहीं, धरातल पर काम देखना चाहती है। सरवर खान साहब के इन दावों पर आपकी क्या राय है? क्या महाराजगंज में एआईएमआईएम कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो सियासी अड्डा को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। फिर मिलेंगे महाराजगंज की एक नई सियासी हलचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।